1972 से रिबन का काम ही किया और पूरे साउथ के अंदर में हमारा नाम से माल बिकता था। गारमेंट सप्लाई में काम 98 से हमने शुरू किया है जी। लेकिन उसके पहले भी ट्रेडिंग थी। फिर एक्सपोर्ट का जैसे जैसे टेस्ट समझ में आते भी गया, कस्टमर भी जुड़ते गए और हमें भी अच्छा लगने लगा, उन्हें भी अच्छा लगने लगा, एक दूसरे का व्यवहार समझ में आने लगा। और 2001-2 में एक बहुत बड़ा स्टॉक था मुंबई में किंगरी का, बड़े बड़े धुरंधर ने हाथ खड़े कर दिया। आपने क्या सोच के उसे खरीद लिया था? मैं बेसिकली स्टॉक पे ज़्यादा काम करता हूँ। मैं मेरी खुद की जो पसंद होती है वो मैं चीज़ खरीद के अपने अंदर रख लेता हूँ कभी भी। 2008 की मंदी जो ग्लोबली थी और आज 2019 की कोविड जो दुनिया हिल गई थी, क्या परिस्थितियां जनरेट हुई, कैसे चला, आप उसको कैसे देखते? मैं नहीं मानता मुझे कोई दिक्कत आई। मैं चाइना को नहीं मानता, मैं इंडिया को ज़्यादा मानता हूँ। हिंदुस्तान की नारी 10 मीटर यूज़ करती है और आप हिंदुस्तान छोड़ के बाहर चले जाए 1.5 मीटर में सिमट गया, ऊपर नीचे दोनों आ जाएंगे। आज चाइना क्यों टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है? उन्हें पता है आगे पीछे कोई नहीं है करने वाला, तो हमें भी तो आगे जाना ही पड़ेगा उस लाइन में। नमस्ते, मैं आर.के. त्रिपाठी फ्रॉम कम्युनियन पब्लिकेशन। 35 साल के अनुभव के बाद और 35 साल के अनुभव के बाद आज मैं बैठा हूँ श्री भरत कनुगा जी के ऑफिस में, जिनको बड़े प्यार से लोग पप्पू भाई के नाम से जानते हैं। और आज के तारीख में मैं ये कहता हूँ, आई एम सिटिंग ऑन द ओशन ऑफ द ट्रिमिंग लेस एंड फैब्रिक इंडस्ट्री। आज मैं इस जगह इस दावे के साथ कहता हूँ कि इंडिया में किसी के पास ये न क्वालिटी क्वांटिटी किसी के पास नहीं है। और आज मेरा बड़ा अच्छा अवसर है कि मैं के भरत भाई से बात करूँगा। आपके पिताजी ने ये कंपनी शुरू की थी श्री फतेहराज कनुगा जी ने। जी हाँ। आप बताएंगे राजस्थान से वो कब आए, किस साल में आए, कैसे जर्नी शुरू हुई? वो आए थे 1972 में, वहां से आए थे राजस्थान से। यहाँ पे हमारे जो मेन काम था रिबन का काम था जी। तो जो हमारे नाना जी थे उनकी दुकान थी पहले, मेन हमारा रिबन का काम था जी। तो फिर जब शादी हुई पापा की तो वो नाना जी के साथ में बेंगलोर आ गए थे। साल कौन सा होगा? 1972। अच्छा। 1972 में पापा आए थे यहाँ पे। 1972 से रिबन का काम ही किया। 85 तक हम लोग रिबन की लाइन में थे। जो स्कूल में बच्चों के स्कूल की यूनिफॉर्म की रिबन होती है या जो बेसिक होती है, उसी पे हम लोगों ने काम किया था। फिर 85 के बाद में लेस इंडस्ट्री में हम लोग आए। 85-90 में हम लोगों ने लेस का काम अपना ठीक ठाक काम शुरू कर दिया था और वहीं से हमारी लेसों की शुरुआत हुई थी। उसके पहले हम सिर्फ रिबन में ही काम करते थे और रिबन में ही डील करना पसंद करते थे। ये आपका जो रिबन शुरू की बिगनिंग स्टेज थी, उसमें आपके बायर कौन थे? शॉपकीपर थे कि शॉप पर माल रखते थे, छोटे छोटे स्टेशन लेके लोग जाते थे, रिटेल करते थे, क्या कॉन्सेप्ट था उस जमाने में? रिबन के अंदर में हमारा बेसिकली जो हमारा खुद के 2-3 ब्रांड थे जो रजिस्टर्ड ब्रांड थे और पूरे साउथ के अंदर में हमारा नाम से माल बिकता था। और शॉपकीपर तो थे ही थे, जितने भी स्टोर वाले हैं, चाहे बेंगलोर कर्नाटका के हो, तमिलनाडु के हो, केरला है, आंध्रा है, वहाँ सब हम लोगों की रिबन काफी बिकती थी। और उस जमाने में रिबन की यूज भी बहुत थी। अब तो नहीं रही है, लेकिन अब उस जमाने में बहुत रिबन थी। और जैसे जैसे रिबन कम होती गई तो लेस में बदलाव आ गया और लेस का ट्रेंड शुरू हो गया। और वहीं से हम लोग लेस के अंदर में धीरे धीरे एंटर करने लगे और वहीं से लेस का काम धीरे धीरे बढ़ता गया। ये पिताजी ने शुरू की, आपने कब ज्वाइन की, किस एज में? मैंने 1985 में मैं सीट पे बैठा था। 82 में बैठ गया था, लेकिन 85 से प्रॉपर बैठा हूँ। पढ़ाई लिखाई किया था कुछ? पढ़ाई कहाँ से किया था? मैंने बेंगलोर से, ऐसे तो मैंने राजस्थान में भी पढ़ाई की है, बेंगलोर में भी की है, लेकिन ज्यादा नहीं पढ़ पाया हूँ। 10th तक की मैंने पढ़ाई की है और उसके बाद में मैं पापा के पास कोई सपोर्ट नहीं था तो मैं दुकान में बैठ गया था। और वहीं से 85 में मैं मतलब 10th करके फिर पापा के साथ में बैठ गया था और 85 से ही इस लाइन को शुरू किया हमने। लेस लाइन को स्पेशली 85 से ही हमने शुरू किया है। 94 में नरसिम्हा गवर्नमेंट आई, उस समय एक्सपोर्ट खुला, वो दैट वाज द वेरी गुड पीरियड। वो बहुत अच्छा वक्त था कि इंडिया में एक्सपोर्ट आई। जैसे अभी मैं कल हिंदुजा जी के साथ देख रहा था, बातचीत कर, तो 90 के दशक में बाजार खुला।
तो आप ये एक्सपोर्ट सेगमेंट में कैसे आओ, आपने लेस कैसे शुरू की? हमारा जो बेसिक काम था लेस का वो इंडियन टेस्ट था, और अपना लोकल जो कस्टमर थे जैसे लोकल गारमेंट वाले बेंगलोर के, वो हमारे मेन कस्टमर थे जो यहाँ पे जो अपना इंडियन टेस्ट है उस पर बनाते हैं बेसिकली। उसके बाद में 1999 में लेस की बहुत मारामारी थी, एक्सपोर्ट गारमेंट में बहुत डिमांड्स थी। हम लोग एक्सपोर्टरों से उतना काम नहीं कर पाते थे और करते भी नहीं थे क्योंकि हमारा डोमेस्टिक बेस ज्यादा था। लेकिन जैसे जैसे एक्सपोर्टरों को कई माल नहीं मिलने लगे, तो जैसे सर्वे के लिए आते हैं कि भाई कहीं और मिल जाए, आज माल नहीं मिल रहा है, तो वो लोग क्या है जैसे सिटी में आए, हमारी ऑफिस में आए, वहाँ देखा, उनको पसंद आया, उन्होंने कुछ चीजें बताई, हमारे पास कुछ उसके सिमिलर थी या सेम थी, हमने उनको दिया। उसी हिसाब से वो लोग जैसे जैसे उनको एक बार माल लेके गए, आइटम पसंद आई, लेके गए, टाइम पे माल मिल गया, प्राइस वाइज बहुत अच्छा था, कमिटमेंट अच्छा था, तो वहां से एक जुड़ा, एक से दूसरा जुड़ा, दूसरे से तीसरा जुड़ा, ऐसे जुड़ते जुड़ते गारमेंट इंडस्ट्री में धीरे धीरे, जो उस समय में माल की इतनी डिमांड थी कि माल सप्लाई नहीं हो पा रहा था, जितना चाहिए मिलता ही नहीं था। तो वो लोग क्या हम लोगों पर ट्रस्ट करने लगे, हम लोगों को भी अच्छा लगने लगा कि चलो कोई बात नहीं है, ये नहीं तो ये भी लाइन चल रही है। उस कारण से लेस के अंदर में गारमेंट वालों से जैसे एक फैक्ट्री चल रही है, दूसरी नहीं भी चल रही है। अब दूसरा नहीं चल रहा है, वो पहले वाले को पूछ रहा है जी कि भैया यार तुम्हारा काम चल रहा है, हमारा तो काम अटक गया, माल नहीं आ रहा है। बोला नहीं, एक काम करो, तुम उसके पास जाओ, शायद तुम्हारा काम हो जाए। जैसे उन्होंने अपना रेफरेंस दिया हमारा, हमने उनका काम किया, काम करते ही उनको भी पसंद आया। तो इस तरह से सब धीरे धीरे 2 साल के अंदर, 1 या 1.5 साल के अंदर में काफी लोग जुड़ गए हमसे और काम शुरू हो गया। उन्हें भी अच्छा लगने लगा, हमें भी अच्छा लगने लगा, और इसी तरह हम लोग गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर में धीरे धीरे 1 बाई 1 करके 2 साल या 2.5 साल के अंदर में हम लोग ऑलमोस्ट लेडीज गारमेंट की जो लाइन है उसमें हम लोगों को काफी जगह माल जाने लगा। ये साल कौन सा रहा होगा? ये 1999 था से 2001 के बीच की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। अच्छा, ये आपने 85 से 98 तक में आपने जो काम किया वो ट्रेडिंग की और सारी शॉप से किया, सप्लाई काम आपने 98 से शुरू किया। गारमेंट सप्लाई में काम 98 से हमने शुरू किया है जी। लेकिन उसके पहले भी ट्रेडिंग थी और हम लोगों का साउथ का पूरा काम करते थे। जैसे इंडियन टेस्ट हो गया और साउथ का टेस्ट बेसिकली हमारा ज्यादा था जी। फिर एक्सपोर्ट का जैसे जैसे टेस्ट समझ में आते भी गया, कस्टमर भी जुड़ते गए और हमें भी अच्छा लगने लगा, उन्हें भी अच्छा लगने लगा, एक दूसरे का व्यवहार समझ में आने लगा, काम की अपनी सही टाइम पे माल मिल जाता है, सही क्वालिटी मिल जाती है, सही जवाब मिलता है। तो उससे ज्यादा हम उसी कारण हम लोगों की मार्केट में धीरे धीरे जुड़ते गए और ऐसे करते करते 2 या 3 साल के अंदर में काफी ज्यादा गारमेंट एक्सपोर्ट में इस लाइन के अंदर में हम लोगों की एंट्री हो गई। ये जो 90 का दशक था, आप आ रहे हैं 2002-3 में, ये देखा जाए तो 94 में सारे एक्सपोर्टर मुंबई से थे, सारे बड़े नाम, देन दे शिफ्टेड टू बंगलौर। ठीक है, बंगलौर। और उस समय इनको जो फीड किया जाता ट्रिमिंग, क्योंकि कल मुझसे किसी बात पे ट्रिमिंग वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, वो सबसे बड़ी समस्या थी सोर्स करने की। तो ये कौन से लोग थे, मैं जानना भी नहीं चाहूंगा, लेकिन वो किस स्टेशन से इनकी सप्लाई पूरी होती थी? बेसिकली इंडिया की जितनी भी सप्लाई होती थी ट्रिमिंग्स की जो सप्लाई थी वो बेसिक दिल्ली ज्यादा थी, बेस तो दिल्ली था पूरा का पूरा, उसके बाद बॉम्बे था। इसके अलावा कोई साउथ के अंदर या नॉर्थ में कोई इतना बड़ा स्टेशन नहीं था जहां से इतनी बड़ी सप्लाई हो सके। और स्पेशली फॉर एक्सपोर्टर्स की जो क्वालिटी होती है उस क्वालिटी को मैच करना और डोमेस्टिक को सेट करना ये बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए, क्यों एक्सपोर्ट की क्वालिटी में हर चीज में कंट्रोल रहेगा, डोमेस्टिक में प्राइस रहेगा, एक्सपोर्ट में क्वालिटी रहेगी, दोनों को साथ में चलाना मुश्किल हो रहा था। तो जो सप्लाई एक्सपोर्टर्स को चाहिए थी वो क्वालिटी कहीं मिलती नहीं थी, दिल्ली बेस था, सबसे बड़ा बेस तो दिल्ली ही था, कई बरसों तक रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों को समझ में आते गया कि आपकी क्वालिटी कैसी है, जैसे उन लोगों को कैसा क्वालिटी चाहिए, क्या डिजाइन चाहिए, हमसे भी कुछ गलतियां हुई थी लेकिन धीरे धीरे समझ में आने लगा, उन्होंने हमें समझाया। जो हमारे एक्सपोर्टर्स जो हमसे माल लेते थे, काफी अच्छा रिलेशन थे, तो वो समझा देते नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, हमारी क्वालिटी ऐसी होती है। उन्होंने हमें काफी सपोर्ट किया, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे एक्सपोर्टरों ने हमें खूब सपोर्ट किया, क्यों हमें डोमेस्टिक का पता था, डोमेस्टिक में तो क्या लाना और देना था, लेकिन एक्सपोर्ट में तो ऐसा नहीं होता है। एक्सपोर्ट में होता है
लाना है, देना है और क्वालिटी को समझ के उनके हिसाब से बना के देना है। वही चीज बना के देनी है जो उनकी रिक्वायरमेंट है, हमारी पसंद काम नहीं आती है। तो वो धीरे धीरे हमें भी समझ में आने लगी और हमने भी उस पर काम शुरू किया और एक टाइम ऐसा आने लगा कि अब हमें क्वालिटी, डिलीवरी, कमिटमेंट सब समझाते गए और समझते भी गए उसमें। और उसी कारण उन लोगों के बहुत सारा सपोर्ट रहा हम लोगों को। बहुत सारे एक्सपोर्टर्स है, बेंगलोर के भी है और साउथ के भी बहुत सारे हैं। उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और बहुत शांति से समझाया, हमारा काम ऐसे करो, तुम ऐसे करोगे तो ठीक रहेगा, ऐसा करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, भरत भाई ऐसा सुधार दो इस चीज को, ये गलती हुई है तो इसको सुधारो। ठीक है, कई बार ऐसा हुआ, कई माल रिजेक्ट भी हुए हैं, उनको नया भी बना के दिया है, फिर वापस नया बना के टाइम पे दिया है, तो वो उनसे कभी उनको नाराजगी नहीं आई है, सबसे बड़ी बात है। और प्राइस वाइज में कभी उनको बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी है कि हमारे यहाँ पे मोस्टली 90% पीओ जितने भी ऑर्डर्स आते थे और आते हैं, हमारे यहाँ से एक बार प्राइस लेने के बाद में वही फाइनल प्राइस है। ज्यादा बार्गेनिंग का सिस्टम नहीं है, क्यों, हमारे यहाँ पे प्राइस फिक्स है। हम नहीं चाहते हैं कि 2 रुपए का माल 4 रुपए बोले फिर 3.5 करे, 3 करे, बार्गेनिंग नहीं समझ में आती है। हमारा काम है 2 रुपए में लाओ, 2 रुपए 20 पैसे में भेज दो या 2 रुपए 25 पैसे में भेज दो मैक्सिमम। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर था? मेरा कॉन्सेप्ट बहुत, क्यों, मैं डोमेस्टिक से आया था ना, डोमेस्टिक का मार्जिन लो होता है। अगर मैं एक्सपोर्ट से एक्सपोर्ट में आता तो मुझे वो पता होता कि इनको ये फंसे हुए हैं, हाँ, इनको प्राइस डाल दो, जो दिल्ली वालों ने ले लेंगे। दिल्ली वालों ने 95 से लेकर 2006 तक। मुझे इतना पता है कि जिस कंपनी ने मेरे साथ में 99 से लेके 2000 में जो बहुत बूम थी उस टाइम लेस की, इतनी बूम थी कि माल ही नहीं मिलता था, जिन्होंने काम किया ना उनको सिर्फ रेट बताने के बाद बोला एक काम कर बेटा, तू एक माल मंगा ही ले इतना सारा हमारे से, इतना ऑर्डर कर दे तू। और जब एक ऑर्डर कंप्लीट हो गया उनके टाइम पे तो दूसरा, तीसरा, मतलब ऐसे ऑर्डर मिले कि हमने कभी अपनी लाइफ में भी नहीं देखे थे। एक्सपोर्ट के ऑर्डर बेसिकली सिंगल आइटम होती है, डोमेस्टिक का क्या होता है, मिक्स मसाला, 10 तरह के लेसे लेंगे, डोमेस्टिक का सिस्टम वही है। एक्सपोर्ट में ऐसा नहीं था, तो उनको भी समझ में आया, प्राइस समझ में आए, क्वालिटी समझ में आई, डिलीवरी समझ में आ गई, तो वो भी बहुत खुश हुए। और वो खुश हुए तो हमें भी एक लाइन मिल गई, हमें भी अच्छा लगा कि चलो एक आइटम ह्यूज में बिकती है तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो इसी तरह से उस लाइन में धीरे धीरे इंटर होते गए और आज मेरे ख्याल से साउथ के अंदर में हम चाहते हैं कि काफी जितने भी लेडीज गारमेंट है ऑलमोस्ट हमको सब जानते हैं। लेडीज गारमेंट मींस जो वैल्यू एडेड गारमेंट एक्सपोर्टर बना करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप उसकी बात, मैं उसी की बात कर रहा हूँ आपसे। जितने भी बड़े कंपनीज है ऑलमोस्ट हमसे सब जुड़े हुए हैं और अब मिलते भी होंगे काफी लोगों से जी। जैसे बेंगलोर के गारमेंट वालों से मिलते होंगे, साउथ के गारमेंट वालों से, तो आपको कहीं ना कहीं से हमारी बात सुनाई देती होगी कि भाई जो भी है उनके पास ही हम काम करते हैं या उनसे ही करते हैं। तो इसी तरह से उन्होंने भी हमें बहुत हौसला दिया, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा समझाया। जब मुझे जरूरत थी समझने की तो उन्होंने समझा दिया। अब हम आपस में मिलकर जो भी होता है, अगर कोई चीज होती है तो उसको हम बहुत साफ सुथरा क्लियर करते हैं। ऐसा नहीं चाहते हैं कि भाई ऐसा ही आएगा, ऐसा ही करेंगे, ऐसा हमारा कोई सोच नहीं है। आपको क्या चाहिए वो हमको देना है। कोशिश करते हैं जितना बढ़िया से बढ़िया दे, उस माल को खराब देना नहीं पसंद करते। और रही प्राइस की सिस्टम, आज भी वही सिस्टम से यूज करते हैं जो डोमेस्टिक सिस्टम से। काम का सिस्टम आज भी वही है, भले काम कितना भी बढ़ गया है लेकिन सिस्टम आज भी वही रखा है। मार्जिन ऑफ प्रॉफिट कम, आगे वाले की बात को समझो, आगे वाले को क्या चीज की रिक्वायरमेंट है उस चीज को आप बना के दो, अच्छे से बना के दो। अगर कोई चीज गलत भी आने लगे तो उनको साफ बोल दो कि नहीं भैया इसमें थोड़ा सा प्राइस एक्स्ट्रा होगा, आपको बेनिफिट मिलेगा आगे प्रोडक्शन में आपको, तो वो भी समझ जाते हैं। 10 में से एक आधी चीज ऐसी भी होती है जो प्राइस पे नहीं होती है, क्वालिटी पे जाना पड़ता है, तो हम उनसे साफ बोल देते हैं भैया हम ये क्वालिटी नहीं बनाएंगे, इसको इस रेट वाली क्वालिटी हम नहीं देंगे, इसमें आपको हो सकता है 54 या 58 ज्यादा लगेगी मीटर में, लेकिन लास्ट में जब आपका प्रोडक्शन आएगा तो आपको 2 रुपए का फायदा हो जाएगा उसमें। कई लेसें ऐसी है जैसे केमिकल लेस होती है बेसिकली, दैट्स कॉल्ड जीपीओ। यस, जीपीओ बोलते हैं जिसको, वो 10 रुपए में भी मिलेगी आपको, 7 रुपए में भी मिलेगी। 7 का माल अगर मैं 7 का माल भी उनको दे दूंगा तो उनको 50% रिजेक्शन जाएगा, और वही चीज उनको 7.5 में दूंगा तो 10% जाएगा। बेसिकली उसके अंदर डैमेज आना ही है, लेकिन सोच यही है कि उनको यहाँ 8 आना ज्यादा देके उनके 2 रुपए बचेंगे, मैं ये चाहता हूं। तो उस हिसाब से वो भी समझने लगे और वो समझते भी हैं और एक दूसरे को माल का ऑर्डर भी काफी अच्छे देते हैं, कभी कहने की जरूरत भी नहीं पड़ी हम लोगों को। और हमारी सोच यही रहती है कि हम जितना मैक्सिमम मिनिमम से मिनिमम प्राइस का मार्जिन रख के काम करें जिससे हर किसी को टेंशन नहीं आवे, और आज भी चल रहा है
और शायद चलता भी रहेगा जिंदगी भर। कहानी क्या थी 2001-2 के? आपने 99 से शुरू किया और 2001-2 में एक बहुत बड़ा स्टॉक था मुंबई में किंगरी का, बड़े बड़े धुरंधर ने हाथ खड़े कर दिए, आपने क्या सोच के उसे खरीद लिया था? सर ऐसा है कि जब मैं बेसिकली स्टॉक पे ज़्यादा काम करता हूँ, मैं किसी अब मेरी खुद की जो पसंद होती है वो मैं चीज़ खरीद के अपने अंदर रख लेता हूँ कभी भी। और मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा था कि अगर इस साल 2001 या 2002 में इसकी खूब मारामारी कौन आएगी। सा साल था जब आपने बड़ा स्टॉक, बहुत बड़े लोग दिल्ली के हाथ खड़े कर दिए? बेचने वाले का भी नाम जानता हूँ, फैक्ट्री का भी नाम जानता हूँ, लेकिन ये डिस्क्लोज करने वाली बात नहीं। लेकिन आपने क्या हिम्मत दिखाई? अगले उस आदमी ने सब घर को टटोला कि मेरा माल बिक जाए, किसी ने नहीं खरीदा। क्या समझ के आपने उस स्टॉक को खरीदा था? मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हमारे यहाँ से बेसिकली हर चीज़ की अवेलेबिलिटी रहती थी उस टाइम में भी, तो सैम्पलिंग के हिसाब बेस पे मैंने वो काम किया था कि इस साल की जो सैम्पलिंग हुई है वो इस लेस की हुई है, और ये लेस का प्रोडक्शन बिल्कुल जीरो के बराबर था। उस टाइम में तो जीरो के बराबर था इंडिया में, और कई जगह स्टॉक्स पड़े हुए थे जिनके खाली नहीं हो रहे थे। तो उनसे हमारी जैसे जनरल बात हुई तो उन्होंने बोला, भरत भाई ये पड़ा यार, मैं थक गया हूँ। जो वो तो बड़ा स्टॉक था इंडिया के, बहुत सब बड़ा लोग, स्टॉक बहुत था। बड़ा स्टॉक था। नहीं, वो बहुत बड़ा स्टॉक भी था, और वो स्टॉक मैंने उसमें से 98% माल मैंने उठाया ऐसे कैसा। मुझे आगे वाले ने भी ये कहा कि तू क्या सोच के खरीद रहा है। बोले ये तो मुझे भी नहीं पता है, 10 दिन के बाद आपको रिपोर्ट मिल जाएगी, 10 दिन के बाद आप मेरे को पूछ लेना, इसका जवाब या तो मिल जाएगा नहीं तो मैं बता दूंगा। और ऐसा भी हुआ कि उस 10 दिन के अंदर में जो लेस की मारामारी, जो माल निकल चुका आ चुका हमारे पास में, 10 दिन के बाद में उसके अंदर में मार्केट की ऐसी बूम लगी कि कि जिन मतलब लोगों ने इग्नोर किया था अब वो खुद पछताने लगे कि हमने क्या कर दिया। और आपके टर्म एंड कंडीशन पर वो खरीदा। हमने हमारे टर्म पे बोले तो कोई आगे वाले को लॉस करके नहीं लिया हमने। ऐसा नहीं है कि किसी का 10 रुपए का माल है 5 रुपए में दे दो, वो भी नहीं लिया। एक जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट उसका, उसको यही बोला गया कि भाई जो आपका मार्जिन है उसको आप लेस कर दो, प्रॉफिट लेस कर दो और आप मेरे को माल दे दो। और वही माल इतना महंगा बिका था लास्ट में। हमने तो नहीं बेचा, वो अलग बात है, लेकिन हमसे जो लेके जाके रीसप्लायर आगे किया है, हमने 2 रुपए में दिया, उन्होंने 8 रुपए में बेचा है। तो वो उनकी मर्जी है बेचने का। हमने अपने सिस्टम पे ही थे और सिस्टम पे ठीक है 2 या 5% हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला इतना स्टॉक उठाने के कारण, वो अलग बात है। लेकिन चाहता तो मैं भी 6 रुपए 8 रुपए में बेच सकता था, और वो भी हाथों हाथ खड़े खड़े माल बिक रहा था। ऐसा नहीं है कि इंतजार करने की जरूरत है, लेकिन मुझे वो जरूरत नहीं थी उस पैसों की। मुझे अपने पैसों की जरूरत थी, जो मुझे मेरे दिल को मानता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि 2 का आज 8 में खरीदूं, कल मेरा भी 8 का 2 हो जाए। तो इसीलिए, लेकिन काफी अच्छा लंबा लॉट था, बहुत बड़ा क्वांटिटी था वो। मेरे पिताजी ने भी मुझे बहुत डांटा था उसके लिए, तो बोला ये क्या खरीद रहा पागलों की तरह। लेकिन खैर वो उनकी सोच भी अपनी जगह थी, मेरी सोच अपनी जगह पे थी। जब बिकने लगा तो पिताजी को भी समझ में आया, वो अलग बात है। लेकिन एक तरह से डेड स्टॉक ही था बेसिक बोले तो। लेकिन पता था कि मार्केट में इसकी आगे ट्रेंड है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में थी नहीं, बिल्कुल नहीं थी, बहुत कम थी, बहुत कम थी। और वो आज आज भी उसकी वैल्यू है। आज वही क्रोशिया बिल्कुल है। लेस यहाँ, आज मेरे हिसाब से जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, वर्ल्ड की, टर्की की सारी मशीनें इंडिया आ चुकी हैं, और उसके बाद चाइना से सारे, क्योंकि 2 बनाने वाली बड़ी कंपनियां, डंगटोंग और फियांग, वो अनदर मैटर पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन आज इंडिया इज द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ क्रोशिया। आई थिंक वो क्रोशिया की किंगरी ही थी। हाँ बिल्कुल, क्रोशा की किंगरी भी थी, और 5-6 डिजाइने ऐसी थी जो बहुत ह्यूज क्वांटिटी, जैसे एक एक के अंदर में 20-20 लाख मीटर माल था। वो सिंगल आइटम 20 लाख मीटर माल था। कम से कम मैंने 60 से 70 लाख मीटर माल एक लॉट में उठाया था, अपने रिस्क पे उठाया था। आज भी क्रोशिया उतना ही चलन है, उतनी ही तेजी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आज भी माल दबा के बिकता है। आज भी हमारे पास, आज तो हम खुद मैन्युफैक्चरर है उसके, खुद बनाते हैं। आज 96 मशीनें हमारे पास में हैं, लेकिन आज भी हमारे पास में 2 से 2.5 महीने की बुकिंग है। आज भी मेरे ख्याल से मार्च एंड तक हमारे पास में वो अभी तक तो बुकड है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे जो रेगुलर क्लाइंट है हम उसको किसी को छोड़ते हैं, उनको बीच में काम निकाल के देना ही है। बुक हो गई वो अलग है, लेकिन उनके लिए 20% मशीनों को साइड में रखते हैं। जो हमारे 365 डेज वाले जो कस्टमर है, उनको कभी मना ही नहीं है। चाहे आज आएगा तो कल लगेगा उनका काम, मुझे रोकना नहीं है उनको। जब आप 2000 के दशक में आसपास जाते थे,
जिस फैक्ट्री में लोग आपको बहुत अंडर एस्टिमेट किए हैं कई बार, लेकिन जब आ जाते थे तो उनके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा माल लिखवा के आते थे, वो कॉन्फिडेंस क्या था और किस वजह से आप उस बात को करते थे? देखिए उसमें मुझे क्या था कि जो मेरे क्लाइंट जो आगे वाले थे, जैसे मेरे पास में दोनों क्लाइंट थे, एक डोमेस्टिक था और एक एक्सपोर्ट था। अब दो हो गए, पहले एक ही था डोमेस्टिक स्टार्टिंग, फिर एक्सपोर्ट शुरू हो गया। अब मेरे पास में दोनों क्लाइंट है, एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक। अगर एक्सपोर्ट में कोई चीज क्लिक नहीं होती तो डोमेस्टिक में बिक सकती है, और डोमेस्टिक में नहीं होगी तो एक्सपोर्ट में बिक सकती है। तो वो जो कॉन्फिडेंस था ना, उससे मुझे काफी सपोर्ट मिलता था। और कुछ हमारे ऐसे भी क्लाइंट थे जो मेरे पास में आके खुद ही अपनी जो गारमेंट बनाता था दे देते थे। बोला यार हमें ये बनाना है, इसमें क्या लगाएगा, इस जगह में क्या लगाना है तुम बता दो। तो मैं खुद उनको सजेस्ट करता था, जैसे 2 या 3 डिजाइने दे देता था, 1-2 गारमेंट बना के वो भेज देते थे, उसमें से एक आधा क्लिक हो जाता था। उसमें हमारे पास रेडी अवेलेबिलिटी भी होती थी, प्राइस भी कम होते थे, और उनका काम इमीडिएटली हो जाता था। तो वो जो कॉन्फिडेंस था उन्हीं कस्टमरों से आया जो हमें भी समझते थे और हम उनको बहुत अच्छे समझते थे। और गारमेंट में अब तो थोड़ा बहुत सिस्टमेटिक हो गया, पहले इमरजेंसी में कुछ एक ही जगह बी भी चलता था और डी भी चलता था, अब नहीं चलता है, लेकिन उस टाइम में चलता था। तो वो कॉन्फिडेंस मेरे को बहुत काफी कुछ हेल्प किया। हाँ, अवेलेबिलिटी क्या इंडिया में मैन्युफैक्चरर की अवेलेबिलिटी कम थी? इंडिया में 2000 दशक के आसपास से अभी तक क्यों हुआ, क्या उसमें मैन्युफैक्चरर बढ़े हैं? गारमेंट के या प्रोडक्शन के? आप पहले हम अपनी इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं, नहीं, पहले नैरो फैब्रिक और नहीं, ट्रिमिंग की नैरो बात। फैब्रिक और टिम्स के काफी सारे यूनिट्स 2010 से अगर 2025 में जाए तो ऑलमोस्ट 10 से 15 टाइम्स इंक्रीज हो गई है। इंडस्ट्री ग्रोथ हुई है, बहुत ग्रोथ हुई है। मैं तो ये भी मानता हूं कि चाइना के कुछ प्रोडक्ट छोड़ के बाकी के सब इंडिया के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। हम चाइना के पीछे भाग रहे वो अलग बात है, क्यों किसी को पता ही नहीं है बेसिकली कि चाइना में मिलता है। क्यों वहां पे क्या होता है कि एक प्रॉपरली एक मार्केट बनाया हुआ आदमी वहां जाता है, देखता है, थक जाता है, इतनी सारी वैरायटी देखता है, वो इस मार्केट के अंदर में घूमता है तो उसको लगता है सब कुछ यही है, बाकी तो कहीं है ही नहीं हिंदुस्तान में। लेकिन ये कोई बात नहीं है। इस पिछले 10 सालों के अंदर हिंदुस्तान ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से चाइना की 1 या 2 वैरायटी या 3 वैरायटी छोड़ के बाकी सब वैरायटी हिंदुस्तान में, उससे क्वालिटी भी अच्छी है, प्राइस भी अच्छे हैं, और कमिटमेंट भी अच्छी है, ये भी मैं मानता हूँ। और आने वाले 2 साल नहीं, 2-3 साल के अंदर में हिंदुस्तान में ही माल सस्ता है। चाइना से तो मैं लिख के ले लेता हूँ कि मैं खुद बोल सकता हूँ चाइना से हिंदुस्तान सस्ता है। अगर सही परचेज हो, सही जगह से आप खरीद रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं है। आपके दिमाग में क्या थॉट था? आपने शुरू किया नैरो फैब्रिक एंड आप आज एम्ब्रॉयडरी ऑल ओवर कर रहे हैं, फैब्रिक कर रहे हैं, इंटरलाइनिंग कर रहे हैं, ट्रिमिंग का कोई पार्ट नहीं होगा। आई थिंक इंडिया में आप सबसे क्या थॉट आया कि आप धीरे धीरे बढ़ते गए? क्या विचार था, क्या उसमें आपको कैसे कैसे देखते हैं उस चीज को आप? देखिए जैसे जैसे मेरे कस्टमर्स मुझे सपोर्ट करते गए, उनकी राय भी देते गए, और मैंने उनकी बात भी सुनी। ऐसी बात नहीं है कि मैं अपनी मर्जी का करता हूँ। जैसे आप मेरे साथ में मिलते हैं, आप मुझे कुछ अच्छी राय देते हैं, 4 में से 2 अच्छी होगी तो मुझे लेना चाहिए वो। उस सोच से मेरे को आगे काम करना है। 2 मेरे काम की नहीं, मैं उसको छोड़ देता हूँ। लेकिन जो चीज़ मुझे समझ में आती है, अगर छोटे से छोटा क्लाइंट भी अगर मुझे कहता है कि भरत भाई यार हमें इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आप कुछ अरेंज करके दे दो, हमारे फंस गए हम लोग, तो मेरे हाथ में होता है। मेरे पास काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर है, प्रोडक्शन है, अपने खुद की इन हाउस फैक्ट्रियाँ हैं। तो जहाँ पे भी होता है उनका पूरा सपोर्ट करता हूँ मैं ये नहीं चाहता हूँ कि उसका शिपमेंट लॉस हो जाए, चाहे किसी ने भी उसको सप्लाई किया होगा, लेकिन उनके अगर टाइम पे मैं अगर लास्ट मोमेंट है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनको माल देता हूँ, मैं बना के कैसे भी करके देना कोशिश करूंगा, और 90% देता भी हूँ बना के उनको। तो वो लोग हमें सपोर्ट करते हैं कि यार हमें ये चीज़ चाहिए। अब उन्होंने एक एम्ब्रॉयडरी ला के दे दी, बोले भरत भाई ये एम्ब्रॉयडरी है। अब हमें भी समझ में आ गई एम्ब्रॉयडरी, चलो एम्ब्रॉयडरी का पूरा लाइन ही शुरू कर देते हैं। तो जैसे जैसे एक एक चीज़ के अंदर में हम इन्वॉल्व होते गए तो हमें अच्छा लगने लगा। और रिलेटेड तो गारमेंट से ही थी पूरी की पूरी, ऐसा तो है नहीं। मतलब करते करते आपने हाँ, सीखा। करते करते जैसे जैसे किसी ने मांगा कि हमें ये चीजें ज्यादा चाहिए, बोले ठीक है भैया बना के दे देते हैं। अच्छा, हमारे पास में प्रोडक्शन की कैपेसिटी है, सबसे बड़ी बात है। दूसरे हमारे जो जैसे हम कईयों से हम भी बाहर से भी माल लेते हैं, उनका भी सपोर्ट अच्छा था, तो उन्होंने हमें काफी सपोर्ट किया। अच्छा, रही बात मेन होती है गारमेंट में सैम्पलिंग, जो हम सबसे फास्ट देना पसंद करते हैं।
ऑर्डर आए या नहीं आए उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारी ड्यूटी है कि उनकी सैंपलिंग किसी भी तरह टाइम पे चली जाए। अगर सैंपल जाएगा तो माल का ऑर्डर आएगा ही। ठीक है, 10 में से 2 आएंगे, 4 आएंगे, आएंगे तो सही ना। तो उस हिसाब से उन्होंने जैसे जैसे हमको लाइन दिखाते गए, हम भी उसमें मानते गए और उसमें धीरे धीरे बढ़ते गए। और वो कनेक्टिविटी तो इसी की थी। चाहे ट्रिम्स ले लो, ट्रिम्स के बाद में हमने सिपली ला दी, सिपली के बाद नीटिंग में आ गए, नीटिंग के बाद ये क्रोशिया फैब्रिक में आ गए, कॉटन फैब्रिक में आ गए, फिर फैंसी फैब्रिक्स में आ गए। बेसिक ये सिस्टम जो रखा है ओनली लेडीज गारमेंट, लेडीज वाला टेस्ट। जेंट्स का वैल्यू एडेड मिक्स, गारमेंट हाँ फॉर द बस, वुमेन। हाँ वुमेन के लिए ही हमने दिमाग लगाया। जेंट्स के लिए हमारे दिमाग में कुछ नहीं है। उसके बाद में जैसे कॉर्ड्स हो गए, टॉ कॉर्ड्स हो गए, इलास्टिक्स हो गए, अंडरगारमेंट इलास्टिक हो गए, तो वो डे बाई डे जैसे जैसे क्लाइंट जुड़ते गए वैसे उनकी रिक्वायरमेंट आई तो उनको अरेंज करके दे दिया, तो हमें भी समझ में आने लगा, तो उसके बाद स्टॉक रखना स्टार्ट कर दिया हमने उसको। आप तिरपुर किस साल गए और वो धागे वाला कौन था जो आपको रास्ता दिखाया था? नहीं, वो आप एक इग्नोर कर सकते बहुत हैं। एक कस्टमर था, अभी तो वो कस्टमर बंद हो चुका है। आपको पता होगा शायद, यहाँ पे एक सिल्क का नाम चलता था बेंगलुरु, नटेश थ्रेड करके। कल ही मैं नतेश जी से मिला हूँ। नटेश कल ही मेरी मुलाकात हुई नतेश जी से। नटेश का जो धागा बेचते हैं बेसिकली, उसका एक एजेंट थे यहाँ पे बेंगलोर में, बॉम्बे एम्ब्रॉयडरी करके, जो यहाँ पे एक दुकान थी। उन्होंने मुझे त्रिपुर दिखाया था और उनका एक क्लाइंट था जो नटेश की एजेंसी उनको दे रखी थी। तो बोले यार तो इसको इनसे त्रिपुर में काम कर ले, ये हमारे क्लाइंट है, बहुत अच्छे हैं। तो वो हमें धागा वाला ही, नटेश की जो एजेंसी थी वो हमारा काम करते थे। हमने 5 साल तक त्रिपुर में सिर्फ एक ही बंदे को माल दिया, इसके अलावा किसी को अंदर एंट्री नहीं दी, क्यों वो बंदा इतना अच्छा था कि उसको काम मस्ती से करता था। और हमें कोई अगर त्रिपुर की इंक्वायरी आती थी तो हम सीधा उसी का नाम बोलते थे, भैया तुम आरजीटी में चले जाओ। उसका एक्चुअल नाम था राज गणपति ट्रेडर्स, दुकान का नाम था, अब तो नहीं है वो दुकान। लेकिन जो भी अगर कोई त्रिपुर वाला इंक्वायरी आती थी बोलते हम भैया आप आरजीटी में जाओ, आपका काम हो जाएगा। वहां से हमें इंक्वायरी आ जाती थी, उनका काम हो जाता था। तो उन्होंने भी सपोर्ट किया तो हमने भी उनको पूरा सपोर्ट किया। बंगलौर ओवन वैल्यू एडेड गारमेंट बेस, हम दूसरी तरफ जाते हैं तिरपुर निटेड वैल्यू एडेड गारमेंट। आपने इन दोनों चीजों को मैनेज कैसे किया? अब जैसे जैसे कस्टमर बढ़ते हैं, रिक्वायरमेंट बढ़ती गई। अब तिरपुर वाले 1 गए 2 आए, 2 के पीछे 4 आए। टाइम पे मिलना और प्राइस पे मिलना दोनों चीजें वक्त लगती है ना। अगर आपको सही प्राइस मिल रहे हैं और आप एक बार आए और आपको सब चीजें सही मिली है तो उसके बाद तो आप आएंगे ना दूसरी बार। ऐसा थोड़ी सोचेंगे कि मैं नहीं जाऊंगा। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर कोई भी लाइन हो, लाइन कोई छोटी या बड़ी नहीं होती है, शुरू करने वाला और शुरू करवाने वाला दोनों ही मेन है उसमें। और जब वो शुरू करवाते हैं तो हम भी उसको दिल से शुरू करते हैं उस लाइन को। ऐसा नहीं सोचते हैं कि इसमें ब्लॉक हो जाएंगे मनी। और रेंज रखनी है तो पूरी रखनी है, आधी रेंज की जरूरत नहीं है। अगर किसी चीज को स्टार्ट करते हैं तो A to Z करना चाहिए। मैं सोचता हूँ आदमी क्या होता है, खाली एक क्रोशिया लेके बैठेगा नहीं चलेगा। क्रोशिया के साथ कॉटन भी चलेगी तो जीपीओ भी चलेगी, नाइलॉन भी चलेगी तो लाइक्रा भी चलेगी, किंगरी भी चलेगी तो वापस उसके साथ में ब्रा अपनी अंडरगारमेंट की आइटमें भी चलेगी। तो मैं चाहता हूँ कि जितनी वेल्थ आइटमें बढ़ती जाएगी, कस्टमर भी सेटिस्फाइड होंगे, सैम्पलिंग मिल जाएगी। आज मेरे हिसाब से साउथ की 90% सैम्पलिंग हमारे यहाँ से होती है। 90%, मेरे को 100% नहीं है, 90% तो पक्की मेरे यहाँ से होती है। चाहे वो कस्टमर हमसे माल ले या नहीं ले, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन सैम्पलिंग इस ऑफिस से ही जाती है बेसिकली। महिंद्रा रिबन टू एमआरबी लेस प्रोडक्ट, इट्स एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी, ये क्या है? नहीं, ये ऐसा नहीं था। जैसे महिंद्रा रिबन बेसिकली डोमेस्टिक बेस का काम करती थी, फिर एक्सपोर्टर्स जुड़ गए तो महिंद्रा रिबन चलने लगा। लेकिन महिंद्रा रिबन का सिस्टम डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट को मैच नहीं कर रहा था, तो फिर ये महिंद्रा रिबन का ही शॉर्ट नेम है, M फॉर महिंद्रा, R फॉर रिबन, B फॉर बेंगलोर। तो MRB फर्म एक एक्सपोर्टरों के लिए हमने स्टार्ट कर दी कि भाई जो भी एक्सपोर्ट्स का, गारमेंट्स का कुछ काम होगा वो सब MRB से होगा, और जो डोमेस्टिक का काम है वो पूरा महिंद्रा रिबन से होगा। एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी, हाँ, साल कौन सा है? MRB का 2001 है। 2001 में जब हाँ, आप एक्सपोर्ट, 2000 या 2001 है MRB का। अब बताइए, हम आप आगे बढ़ते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में आपके पास क्या क्या है? किस किस चीज की आज मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं सर हम और किस साल में आपने मैन्युफैक्चरिंग शुरू की? मैंने आज से 16 साल, मतलब 2005 में मैंने एम्ब्रॉयडरी डाली थी। 2000
2005, 7, 25, 15 साल पीछे जाते हैं। 2010 में एम्ब्रॉयडरी डाली थी। 2018 के अंदर में हमने क्रोशियाज डाली है, ब्रेडिंग डाली है, ओवन इलास्टिक्स है। ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग है। पहले हम बेंगलोर में ही एम्ब्रॉयडरी बनाते थे, अब हमें एम्ब्रॉयडरी यहाँ पे बंद करनी पड़ी। यहाँ पे कुछ टेक्निकल इशू थे। दैट प्रोसेसिंग नहीं है यहाँ पे, कोई एम्ब्रॉयडरी यूनिट है नहीं। हर चीज के लिए हमें सूरत भागना पड़ता था। सीजन के टाइम में लेबर चली जाती थी, तो हमें थोड़ी दिक्कत काफी ज्यादा ही आ रही थी। कॉस्ट वाइज, प्रोडक्शन वाइज, लिविंग वाइज सब कुछ महंगा पड़ रहा था। तो हम लोगों ने एम्ब्रॉयडरी को अब सूरत में शिफ्ट कर दिया है। ओवन इलास्टिक सूरत में बनता है, और स्पेशली क्रोशिया और बेडिंग्स और कॉर्ड्स, ये सब यहीं पे बेंगलोर में हमारी जो फैक्ट्री है यशवंतपुर में, अभी जो प्रेजेंट में यशवंतपुर है, अभी हम उसको शायद 4 या 6 महीने में वहां से भी शिफ्ट कर देंगे, दूसरी जगह ले जा रहे हैं, जिससे थोड़ा बड़ा यूनिट बना रहे हैं। तो अभी 2027 में हमारा नया यूनिट शुरू हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो वहां पे सोच रहे हैं कि वहां पे एम्ब्रॉयडरी को फिर यहीं पर लेकर। 1994 की तेजी, 2008 की मंदी और 2019 की कोविड, ये 3 स्टेज आपने अपने करियर में देखा। 94 छोड़ दीजिए, 2008 की मंदी जो ग्लोबली थी, और आज 2019 की कोविड जो दुनिया हिल गई थी। क्या परिस्थितियां जनरेट हुई, कैसे चला, आप उसको कैसे देखते हैं? मैं नहीं मानता मुझे कोई दिक्कत आई। मुझे न 2000 कोविड में परेशानी हुई, कुछ भी परेशानी नहीं हुई मुझे। उल्टा कोविड के साल में मेरा सेल 30% बढ़ गया था। लोगों के घटे थे, मेरा ईयरली टर्नओवर 30% बढ़ा था। अच्छा, उस पीरियड में जिस टाइम में दुकानें बंद थी, उस पीरियड में मेरा उस साल का टर्नओवर। आपने इलास्टिक बेची, मास्क की? मैंने मास्क की पूरी इलास्टिक बेची, पूरे साउथ में सप्लाई की। पर डे की मेरी 20 से 25 लाख मीटर की सेल थी यहाँ पे ऑफिस में। और स्पेशली मुझे परमिशन दी गई थी कि मेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से भी थी और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मुझे परमिशन मिली थी। एसेंशियल प्रोडक्ट है ना? यस। तो मेरा हर रोज का 20 से 25 लाख मीटर का यहाँ पे डिलीवरी चलती थी पर डे की, और मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और काफी लोगों ने हेल्प भी की, और मेरा खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था, तो मुझे कभी दिक्कत आई नहीं उसमें। अभी आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है? क्योंकि जो मेरे पास इंफॉर्मेशन, सप्लीमेंट क्वेश्चन होगा, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है और मुझे पता है, मैंने भी 92 से इस इंडस्ट्री को जिया है, देखा नहीं है, जिया है। तो आज मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आप शायद इंडिया में, कभी लोगों को ये कह देता हूं, मैं आपके मुंह पर नहीं बोलना चाहता, कहीं ना मिले तो पप्पू भाई एमआरबी, पप्पू भाई को फोन कर लेना, मिल जाए। क्योंकि आप इतना कैसे, आपकी कैलकुलेशन क्या होती है, क्या सोच के इतना बड़ा स्टॉक रखते हैं, जो मैं चैलेंज करके खुद बोल सकता हूँ इंडिया में किसी के पास नहीं, नॉट इवन मैन्युफैक्चरिंग। क्या थॉट होता उसके पीछे? मैंने जब से काम शुरू किया, मुझे स्टॉक में ही समझ में आया है हमेशा। और सही बोले तो कस्टमर भी हमारे पास में इतने ज्यादा हैं। आज मेरे पास में कम से कम 3 से 3,500 क्लाइंट हैं, मेरे कस्टमर है, जो रेगुलर अकाउंट्स हैं, रेगुलर चलते हैं। तो एक तो उनसे कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि आज 3,000 क्लाइंट मेरे पास है, तो मुझे ये नहीं तो वो नहीं तो ये, कुछ ना कुछ तो होगा। तो इसी कारण मंदी भी नहीं आती है। कभी चलेगा साउथ चलेगा, तो कभी नॉर्थ चलेगा, कभी नॉर्थ चलेगा तो कभी ईस्ट चलेगा। अभी इंडिया में हम लोग पूरी सप्लाई करते हैं। साउथ पे हमारा फोकस सबसे ज़्यादा रहता है, नॉर्थ में फोकस थोड़ा सा हमारा कम है अभी तक, कि हम लोग साउथ के, बेसिकली साउथ का एक डिपो ही है ये ऑफिस, बोले तो उनका डिपो है। जितने भी ट्रेडर्स हैं, जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं, उनको पता है कहीं नहीं मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा, यहाँ नहीं मिलेगा तो ये करके दे देगा, अगर उसका काम है। और स्टॉक, इतने सारे ट्रेडर्स हमारे क्लाइंट हैं, जिससे मुझे स्टॉक रखने में कोई दिक्कत होती नहीं है। और मैं चाहता भी यही हूँ कि उनको आज बोले कल उनके पास माल मिले, उनके क्लाइंट खाली नहीं जाए। मुझे उनके क्लाइंट नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि हम सब मिल के काम करें। ऐसा नहीं है कि सब मेरा यहाँ से ही ले जाए, मुझे ज़रूरत भी नहीं है। आगे वाले भी बड़े खुश रहें, हम भी खुश रहें, सब जने मिल बांट के काम करें, और उससे एक दूसरे को सपोर्ट भी रहता है, रिलेशन भी बना रहता है। और कल उठा के किसी को कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है कि भाई इस आदमी ने गलत काम किया है या गलत है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मुझ पर उंगली उठाए कि आज भरत भाई ने काम ठीक नहीं किया, हमारा काम बिगाड़ दिया। मैं कभी
जब 30 साल में जो इमेज कमाई मैं 2 दिन में घटाना नहीं चाहता हूँ। मेरी सोच आज भी वही है, काम कितना भी हो अपने तरीके से करो, नहीं होता है तो हाथ जोड़ के मना बोल दो उनको कि भैया ये काम नहीं हो पाएगा, आप कहीं और सोर्स कर लो, मैं नहीं कर पाऊंगा, या फिर इतना टाइम दे दो मैं आपको करके दे दूंगा। कोशिश करूंगा आपसे देने की, और करके देने की पूरी कोशिश करता हूँ जितनी मेरी से हो सकती है, और करता भी हूँ। और सबसे दिल से बात करता हूँ, ऐसा नहीं है कि झगड़े वगड़े कुछ है नहीं हमारे धंधे में, जो भी है ठीक है, 19-20 सबके धंधे में आता है, हमारे यहाँ पे भी आया था, उनके यहाँ भी अभी आता है, सबके यहाँ होता है। तो हम एक दूसरे को समझते हैं और उस हिसाब से काम करते हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि बिजनेस में एथिक, आपकी प्रॉफिट मार्जिन और आपका अपने बायर के प्रति ऑनेस्टी, बिल्कुल सही है। ये 3 चीजें बहुत जरूरी है जो लॉन्ग टर्म में होगा। यस, पक्का होना ही चाहिए। अगर आप बायर की तरह अगर आपकी इच्छा नहीं है तो फिर गलत हो जाएगा। मैं नहीं मानता हूँ, बायर भी एक तरह का भगवान ही है ना। देखो, मैं इस इंडस्ट्री में बैठा हूँ, मुझे दोनों सपोर्ट है, पीछे से और आगे से। आगे मतलब लेने वाला हो गया, पीछे हो गया देने वाला। यहाँ पे सप्लायर बहुत कॉन्फिडेंशियल है। जब पीछे वाला भी नहीं हाथ खींचेगा तो आगे वाले का कैसे हाथ खींचेगा? अगर मैं गलत हो जाऊंगा तो आगे वाला भी मुझ पर विश्वास नहीं करेगा, पीछे वाला भी नहीं करेगा ना। और इतना पक्का है कि अगर मेरा ऑर्डर कहीं पे भी हिंदुस्तान में भी चलता है तो मैं ये नहीं मान सकता हूँ कि मेरा प्रोडक्शन अगर आज मशीन खाली नहीं है तो भी मेरा माल कल लग जाएगा मशीन। इतना मुझे श्योरिटी है। किसी का रुक सकता है लेकिन मेरा पहले लगेगा, इतना पक्का है। और उसी उसी कॉन्फिडेंस से ही मैं कस्टमर को जो ऑर्डर्स भी होते हैं तो मैं उसी हिसाब से ही बात करता हूँ। और जो भी है वो क्लियर बात है, पीछे नहीं है कि 10 दिन में दे दूंगा फिर भागो। अगर 20 दिन बोला है तो 20 दिन में उसको माल पहुंचना है। हो सकता है कोई बड़ा रीजन आ जाए, कभी कभार हो सकता है, तो उसके लिए 1-2 दिन आगे पीछे हो तो सामने वाले को फोन करके बोलना पड़ता है। और हम लोग बोलते हैं सामने वाले को कि भैया ऐसा प्रॉब्लम आ गया, आपको 7 डेज इस पर लेट होगा, आप थोड़ा संभाल लेना, और इसके बाद में भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर देखेंगे। तो आगे वाला साफ बोलता है कि नहीं, हम 3-4 दिन संभाल लेंगे, बाकी 1-2 दिन आप मैनेज करना, ठीक है ट्राई कर लेते हैं, तो हो जाता है। अभी आप जो ट्रिमिंग बेच रहे हैं, बंगलोर स्टेशन आज बहुत बड़ा बन चुका है ब्रांड के लिए। जितनी बड़ी कंपनियां हों उनकी सोर्सिंग यही हो रही। आप जो अपनी ट्रिमिंग सप्लाई का क्या बता सकते हैं, कितने % शेयर, लगभग लमसम कितने % शेयर आप एक्सपोर्टर को देते हैं, कितने ब्रांड वाले को जाती है, एक लमसम आइडिया? 40% ब्रांड्स वाले को जाते हैं, 60% एक्सपोर्टर्स को जाते हैं। तो पिछले 1 साल से अगर देखे जाए तो एक्सपोर्टर्स के थोड़े से मार्केट स्लो थी, काम कम था, लेकिन ब्रांड वालों के काम अच्छे थे। तो अभी जो रेशियो चल रहा है उसमें 40% ब्रांड वाले हैं, 60% एक्सपोर्टर हैं। लेकिन लगता है अगले साल उल्टा हो जाएगा, मतलब जो 40 है वो 50 हो जाएंगे, और जो 60% वाले हैं वो 100 या 120% में चले जाएंगे। मतलब रेशियो अभी 70-30 का आएगा। एक्सपोर्ट का आने वाला साल बहुत अच्छा है, और मैं मानता हूं कि जो ऑर्डर्स मुझे दिख रहे हैं सामने से, या जैसे हमारी जनरल बात होती है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि आने वाला साल एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत अच्छा है। क्या इसका कारण जो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूरोपियन यूनियन के साथ एग्रीमेंट साइन किया और यूएस ने टैरिफ रिडक्शन कहाँ की, 3 से 18 ले गए, वो तो 50 से 18 का, क्या इन सब का इफेक्ट पड़ेगा इंडिया में? उसका इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि नहीं पड़ सकता है। लेकिन सोच सीधी सी है, आप एक दिन खाना नहीं, सुबह नाश्ता नहीं करेंगे, दोपहर में खाना नहीं खाएंगे, शाम को तो खाना ही पड़ेगा ना। मेरी सोच ये कहती है जो चीज जरूरत की है वो तो 2 दिन हम नहीं खरीदेंगे, तीसरे दिन तो खरीदनी पड़ेगी ना। ग्लोब वाइज देखें, जहां तक सप्लायर की बात है, आज वियतनाम को लोग कह रहे हैं, वियतनाम में जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, वियतनाम में 80% इन्वेस्टमेंट चाइना वाया हांगकांग है। आपका बांग्लादेश जो है वो पूरा वैल्यू एडेड गारमेंट नहीं बनाता, क्योंकि समझ ही कोई है वैल्यू एडेड गारमेंट बनाने की तो चाइना, इंडिया, लेस श्रीलंका। आप क्या देखते हैं कि हमारे पास क्या स्कोप है इन फ्यूचर? मैं चाइना को नहीं मानता, मैं इंडिया को ज्यादा मानता हूँ। इंडिया का स्कोप सबसे ज्यादा है। उसका एक और बड़ा कारण है, हम लोग जो काम करते हैं ना, एक तो दिल से करते हैं इंडियन। चाइनीज में इंडिया वो है ही नहीं, दिल वाला सिस्टम नहीं है। आज बेनिफिट मिला आज उठा लिया, कल नहीं मिला छोड़ दिया।
हम लोग एक तो रिलेशन से काम करते हैं, इंडियन जितने भी हैं वो, मैं जहां तक सोचता हूँ 70 से 80% लोग रिलेशन से काम करते हैं। इमोशन, रिलेशन विद इमोशन, विद इमोशन। अच्छा, आगे वाले का भी समझते हैं, अपना भी वो समझाते हैं, दोनों चीजें होती है जी। अगर मुझे कोई चीज की दिक्कत है तो आप मुझे समझाएंगे कि नहीं भरत भाई आप ऐसा कर लो शायद काम हो जाए। आपको दिक्कत है तो मैं सोच बता दूंगा कि देखिए हम ऐसा करते हैं, कुछ हो जाए तो हो जाए, अपना काम ठीक। तो इंडियन की जो ये जो पॉलिसी है, ये जो मेथड है ना, ये बहुत सही है। उसका कारण है ना, इंडियन किसी भी बायर को लूज करना नहीं चाहता है। चाइनीज बोल देगा नो इट्स नॉट पॉसिबल, इंडियन कभी नहीं बोलेगा, हमारा नो शब्द का शब्द ही नहीं है, वो सीधा बोलेगा आपको नहीं परवाना, कोई बात नहीं, मैं 2 बटन इसमें से कम करके इसको 17 की जगह 16 कर देता हूँ, आपको सेट कर देता हूँ, आप चिंता यहाँ मतलब वो एडजस्टमेंट वाली पॉलिसी हिंदुस्तान की पहले से रही है और आगे भी रहेगी। इनिशियली हम लोग कस्टमाइज थे और अभी भी हैं और आगे रहेंगे कि जितने में चाहिए उतने में दे सकते हैं। चाइना क्या बोलता है, 100 पीस लो 10 रुपए, 1000 पीस लो 9 रुपए, 10,000 पीस लो 7 रुपए, लाख पीस ले लो 6 रुपए में दे दूंगा। इंडिया ऐसा नहीं है, इंडिया प्रिंसिपल का पक्का है, वो पहले से 10 का माल 10 ही बोलता है, फिर भी उसमें अगर किसी को दिक्कत है तो उसको 9 करना, 9.5 करना, वो मानते हैं। और क्वालिटी, समझदारी है, प्रोडक्शन का सिस्टम बहुत अच्छा है यहाँ पे, अनडाउटली हमारी टेक्निकल मैन पावर बहुत अच्छी है। तो उसके कारण में मैं समझ रहा हूँ कि शायद इंडिया अगले साल 2027-28 बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छा होगा नहीं, होगा ही होगा 100%, मैं श्योरिटी के साथ, मेरा दिल कहता है कि 2 साल आगे के बहुत अच्छे हैं। आपकी कैलकुलेशन वैसे 2000 में थी जब इतना बड़ा स्टॉक उठा रहा हूँ, 2027-28 हिंदुस्तान का ही है और हिंदुस्तान का ही रहेगा। मैं पीछे बहुत लोगों से मिलता हूँ, कुछ मेरी यूरोपियन से बात हुई जो मशीन बनाते हैं, उन लोगों का थॉट है कि हम लोगों को इंडिया ही देखनी है। मैं पीछे कई चाइनीज से मिला, उनको वीजा नहीं मिल रही, उन सबको लगता है इंडिया। क्या इसके पीछे आप 2 कारण समझते हैं, 140 करोड़ की आबादी और हमारी वेराइटी ऑफ परचेजिंग पावर, समझ गए, 50 रुपए भी शर्ट मिलेगा और H&M जारा के भी खरीदने वाले लोग हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा कंजम्पशन, जैसे इंडिया में एक चीज बहुत अच्छी है, अगर एक्सपोर्ट भी नहीं होगा तो डोमेस्टिक मार्केट बहुत बढ़िया है। क्यों? यहाँ की पॉपुलेशन आप कहने की जरूरत नहीं है। अब वर्ल्ड में कहीं भी किसी भी वुमेन को देखिएगा या लेडीज को देखिएगा, वो 1.5 मीटर में सिपट जाती है। हिंदुस्तान 10 मीटर लपेटता है। हिंदुस्तान की नारी 10 मीटर यूज करती है। और आप हिंदुस्तान छोड़ के बाहर चले जाए, 1.5 मीटर में सिमट गया, ऊपर नीचे दोनों आ जाएंगे। मतलब पैंट और टी शर्ट दोनों मिला के 1.5 मीटर में कंजम्पशन क्लियर है। हिंदुस्तान में एक साड़ी, एक दुपट्टा, एक लहंगा, एक पेटीकोट, एक ब्लाउज मिला लो आप, 10 मीटर कम से कम चाहिए। एक तो आबादी, दूसरी 10 मीटर की कंजम्पशन, उससे 4 गुना कंजम्पशन। तो कंजम्पशन कितना बढ़ गया? आबादी 10 गुना और कंजम्पशन 4 गुना, तो कंजम्पशन हिंदुस्तान का बढ़ गया। अगर डोमेस्टिक मार्केट भी है तो बहुत स्ट्रांग इसी के कारण हो रही है। जो जितनी भी मार्केट यहाँ पे जो डेवलप हो रहे हैं, नए नए गारमेंट्स वाले या जो भी है डोमेस्टिक ब्रांड्स है, उसका रीजन वही है, परचेज पावर इंडिया की बहुत स्ट्रांग है। इंडियन सोचता नहीं है आगे पीछे, उसको 2 लेने जाएगा, 5 पसंद आएगी, 5 लेके आएगा। चाइनीज में ऐसा नहीं है, अब यूरोप में ऐसा नहीं है, 2 है तो 2 ही लेना है। यहाँ की परचेज पावर अलग। आप दूसरों की अपनी बात करते हैं ना, हम अपनी फैमिली के साथ, आप अपनी फैमिली के साथ जाते हैं, बोलो चलो जाके आज 2 ड्रेसें लानी है, पसंद आ गई 4 लेके नहीं आते, खाली हाथ आते हैं क्या? और अगर बाई चांस उसको पसंद नहीं है तो बोले एक आधी तो मामा के लिए ले लो, चाचा के लिए, भतीजे भतीजे सबके लिए ले लो। और पसंद नहीं है तो बोले यार ये आइए तो एक तो लेके चल, खाली हाथ तो मत चल। नहीं बच्चे के लिए। तो ये क्या है, यहाँ का जो कल्चर, यहाँ का जो सिस्टम है, हम लोगों के आपस की जो सिस्टम है, इस चीज को एक्सेप्ट करता है। यहाँ की बहुत बड़ी मार्केट है ये। हिंदुस्तान का कंजम्पशन इतना कम नहीं है जितना हम सोच रहे हैं, लेकिन बिखरा हुआ है। यहाँ सब चीजें दिखती नहीं है। हिंदुस्तान में जितना माल है वो चाइना में भी नहीं है। चाइना में आप जाते हैं, मैं गोंजो गया हूँ, मैं भी 7-8 बार 10 बार गया रहूंगा। वहां पे किसी से पूछो ये माल चाहिए, बोले नो गिव ऑर्डर, खाली ऑर्डर लिखा दो, एडवांस दे जाओ, 10 दिन बाद माल आएगा। इंडिया में आप जो भी सिटी में जाएंगे वहां पे तो गोंजो ही है मेन। गोंजो से छूटे तो आप यू पहुंच गए। इसके अलावा आप कोई भी सिटी में जाओ आपको लेस नहीं मिलेगी। यहाँ तो अमृतसर से चले जाओ, आप कोई भी छोटे गांव से बड़े गांव में जाओ, आप दिल्ली जाओ, बॉम्बे जाओ, सूरत जाओ, अहमदाबाद जाओ,
हैदराबाद जाओ या चेन्नई जाओ, हाँ, श्रीनगर से कहीं कन्याकुमारी पे तक भी कहीं जाओ, चले जाओ, आपको हर गांव में 20-25-50 दुकानें मिल जाएगी और उसमें 2-4 होलसेलर भी होंगे। जैसे बड़ी सिटियां जितनी आज इंडिया की कम से कम 60 से 70 बड़ी सिटियां हैं, सब में होलसेलर बैठे हुए हैं। आप अगर उन सबको एक जगह पे एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ जाओ तो चाइना उसके सामने ऐसा लगेगा जैसे बहुत छोटा सा है। आज जो मार्केट यहाँ बिखरा हुआ है, सबसे बड़ी बात है बॉम्बे में जैसे 200 दुकानें हैं, बेंगलोर में 100 है, चेन्नई में, दिल्ली में 150 है। अब वो सबको अगर इकट्ठा कर लो तो चाइना का गोंजो का मार्केट तो मेरे ख्याल से ऐसा लगेगा जैसे कोई कोने में बैठा हुआ है। इंडिया में मेरे हिसाब से कुछ नहीं है तो 10 लाख टेलरिंग और बिग से लेके स्मॉल एक छोटे गांव के टेलरिंग मटेरियल तक का तो है, जो मेरी कैलकुलेशन है। उससे ज्यादा ही है, उससे ज्यादा ही है। आप जितने गांव है उसको 5 से गुना कर दीजिए, हाँ। बस ज्यादा मत कीजिएगा। एक गांव में 5, अब 5 से कैलकुलेशन के, आप इंडिया में कितने गांव हैं उसको आप कैलकुलेशन बाई 5 कर लीजिए, आपको 10 लाख नहीं 25 लाख आ जाएंगे कैलकुलेशन में। फ्यूचर चैलेंजेस क्या है हमारे? सर अगर गारमेंट इंडस्ट्री में सही से काम हुआ, कोई नहीं पकड़ सकता इसको। नहीं, इसमें परेशानियां क्यों आएंगी? मैं दो चीजें, मैं दूसरा सप्लीमेंट क्वेश्चन, दो चीजें जो मुझे नजर आ रही है। आज जो इंटरप्रेन्योर जो आज के 50-40 साल पहले इंटरप्रेन्योर थे, उनकी सेकंड या थर्ड जनरेशन नहीं आना चाह रही। सेकंड, आज लेबर जो रूरल यूपी बिहार के रूरल एरिया से लेबर माइग्रेशन हो रही थी, उनकी सेकंड जनरेशन आ रही थी, तो लेबर और मैन पावर सप्लाई चेन टूट रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए आखिर तो सिस्टम, मेन पावर तो डे बाई डे कम होना ही होना है। पहली बात रही लेबर्स की, लेबर्स भी शॉर्ट होने ही होने हैं, क्यों अब जितने आने थे वो आ चुके हैं। अब आने वाले सब पढ़ाई में चले गए, सब हाई एजुकेशन चाहते हैं और वो चाहते हैं कि बड़ी जॉब मिले। सीधी सी बात है। जो अपनी ये जो इंडस्ट्री है ना, ये बहुत क्रिटिकल है। मतलब आदमी को परेशान ज्यादा करती है, बहुत पेनफुल, हद से ज्यादा बहुत परेशानी नहीं है, बहुत परेशानी इसमें। इसको समझना, इसको इस लाइन को समझते और समझाते हुए ही कम से कम आदमी की आधी जिंदगी निकल जाती है। खत्म हो गए बहुत लोग तो पूरी जिंदगी गंवा चुके हैं, बहुत ऐसे लोग हैं। मतलब उनको अभी तक पता ही नहीं है कि लेस होती क्या। कईयों को तो उसी लाइन में बैठे हो लेकिन पता ही नहीं है। तो आगे आने वाली जो जनरेशन है वो भी उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं लेती, कि इतनी टेंशन के अंदर इतना कम मार्जिन, इतनी परेशानियां, इतने सारी वैरायटी, इतना स्टॉक और इतनी इन्वेंट्री रखना मुश्किल है। बस वही फिर आगे फ्यूचर में वही आएगा चाइना सिस्टम। भाई साहब क्या चाहिए, लिखा दो ऑर्डर, साइकिल घूमेगी, 20 दिन में आपको बना के देंगे जी। चाइना से हम ऐसे भी लोग बोलते हैं 10 साल पीछे, इंडिया 20 साल पीछे है। तो आज अगली जनरेशन जो हमारी है वो भी उसी लाइन में आएगी ना। 10 साल वो जब आगे आ जाएगी तो आज जो वो सोच रहे हैं वो हम कल सोचेंगे। और आगे तो सब मशीनरी यूज करनी है। अब जो आधे आदमी काम करते थे, आधी मशीनें करती थी, वो अब खत्म होने वाला। अब 75% या 80% प्रोडक्शन मशीनों से ही निकलना है और 10 से 15% काम ही इंसान को करना है। मैं तो यही मानता हूँ। हमें टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी ही पड़ेगी। अगर वो नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। इंडिया में कुछ स्पिनिंग वालों ने रोबोट इंट्रोड्यूस कर दिया है सर, शुरुआत हो गई है तो आगे फास्ट। देखिए हिंदुस्तान में एक कहावत है, भेड़ चाल। एक को लाया है ना गांव में तो दूसरा जरूर लाएगा, और 2 के बाद में 4 आएंगे, 4 के बाद 8, 8 के बाद 100 आएंगे। मतलब यहाँ सिस्टम है वो। यहाँ पहला आदमी जो लाता ना, पहला तो साल भर वो किसी को दिखाता ही नहीं है, छुपा के रखता है। और किसी ने देख लिया तो उसने 2 लाए, तो आगे वाले मतलब वो जैसे ही मार्केट में दिखा फिर उसकी कोई, और वो आना ही है, वो लाना ही पड़ेगा वरना काम नहीं हो पाएगा। पहले जो आप देखें 94, 96, 2000 के अंदर में जो स्टिचिंग मशीनें थी, कटिंग मशीनें थी, कितने मैन पावर थे उसमें, कितने लोग काम करते थे। आज गारमेंट इंडस्ट्री में सब चेंज हो गया है, ये तो आपने भी देखा है। कटिंग मशीन पे एक आदमी रहा तो पूरा कटर छोड़ता था। पहले 20 आदमी लगते थे फोल्डिंग करने के लिए, उसको निकालने के लिए, काटने के लिए, बांधने के लिए। अब कहाँ है, अब तो सब ऑटोमेटिक हो गया है। तो इम्प्रूवमेंट तो वही है, टेक्नोलॉजी तो आई है और आएगी भी आगे, ऐसी बात नहीं है, और बढ़ती जाएगी। तो और अब देखो, पहले राजस्थान से बहुत लोग आए, साउथ से आए, साउथ से राजस्थान वाले आए, राजस्थान से फिर यूपी का आए, यूपी से बिहार में गए, बिहार से अभी नेपाली तक पहुंच गए। हमने देखा असम, उड़िया, नॉर्थ ईस्ट सब आने लगे ना अब। बहुत मैन पावर। अब हम हमारे राजस्थानी को ढूंढेंगे, कहाँ मिलते हैं, यही नहीं। अब मेरा एक बेटा है, अब मेरे जो
जो आदमी है, जो मेरे स्टाफ है, जो मेरे मेन है, उनके 2 बेटे हैं, तो उनके बेटों के तो एक ही होगा ना आगे वाला, तो मिलना ही नहीं है ना वो तो आखिर में तो वो खत्म हो जाएगा ना। आज चाइना क्यों टेक्नोलॉजी पे ज्यादा ध्यान दे रहा है? उन्हें पता है आगे पीछे कोई नहीं है करने वाला, तो हमें भी तो आके जाना ही पड़ेगा उस लाइन में। और जैसे समय बदलता है वैसे काम बदलता है, समय के हिसाब से बदलाव तो आया ही है और आता ही रहेगा। और मैं मानता हूं आने वाले 5 सालों में काफी कुछ चेंजेस देखेगा। जिस हिसाब से गवर्नमेंट है, जिस हिसाब से सपोर्ट भी कर रही है, अच्छी खासी सपोर्ट कर रही है, बिजनेसमैन, मैन्युफैक्चर, एवरीथिंग, सबको सपोर्ट तो कर ही रही है। पहले बहुत दिक्कतें थी, आजकल ट्रांसपोर्ट देख लीजिए, पहले कहाँ ट्रांसपोर्ट था, आज माल डालो 10 दिन बाद मिलता था, अभी तीसरे दिन तो यहाँ मिलता है, सेम डे मिल जाता है। फ्लाइट में मंगा लो सेम डे मिल जाता है, बस में मंगा लो तीसरे दिन दूसरे दिन मिल जाता है। ट्रांसपोर्ट में मंगा दो, जो पहले ट्रांसपोर्ट 8 दिन से आती थी वो भी 3 दिन में आ जाती है। पहले रुकते रुकते एक ड्राइवर चलाता था, 2 ड्राइवर चलाते हैं, डे एंड नाइट गाड़ी चलती है। तो फर्क तो आया ही है हर चीजों में, सड़कें भी इंप्रूव हुई है, होना ही है। उन्हें भी पता है कि दूसरा ट्रांसपोर्ट वाला हमारा ले जाएगा भाई, हम वो 4 दिन में दे रहा, हम 5 दिन 6 दिन में देंगे तो हमें बंद हो जाएंगे। हर मार्केट में कंपटीशन है, सिंपल सी बात है, और उस कंपटीशन होना भी चाहिए, जिससे क्या होता है, काम करने की उम्मीदें, काम की इच्छा जागती है और काम करने का बहुत मन लगता है। और पता है कि अगर मैंने नहीं किया तो वो ले जाएगा मेरा काम, इसलिए मैं भी करूं। हमें मजबूर करता है काम करने के लिए, अगर इच्छा नहीं हो तो भी करना ही है। और आगे जो खर्चे हैं, जो कॉस्ट बढ़ेगी हर चीज के अंदर में, जिस हिसाब से लागत लगती है, वो बहुत आदमी मैनेज नहीं कर पाएगा, मैं नहीं मानता हूँ। तो उसको आगे बढ़ना ही पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और उसको किसी भी हालत में सिस्टम को बदलना ही पड़ेगा। मैं भी जब बैठा था तो एक छोटी सी गल्ले पे बैठता था, बहुत छोटे से गल्ले पे, जहां मेरी रोज की सेल थी 1200-1300 रुपए पर डे में कलेक्शन में बैठता था। सुबह 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक बैठता था। तो जैसे जैसे चेंज होते गया, जगह बदल गई, सिस्टम बदल गया, वैरायटी बदल गई, कस्टमर बदल गए, सब कुछ चेंज हुआ है। हाँ, ये जरूर है कि हम अगर समय के हिसाब से बदलते जाएंगे तो बिजनेस में भी दिक्कत नहीं है और काम अच्छा ही होगा। मैं तो यही सोचता हूँ। आप अब जैसे आपने बोला ना, जैसे टेक्नोलॉजी भी यूज कर लो, काम को उसी हिसाब से सोचो, और बिजनेस में पूरा लगाव अगर मन से काम करते हो तो काम बढ़ता ही है। अंतिम, आपको एक मौका दिया जाए, गारमेंट फैक्ट्री डालने को या लेस की फैक्ट्री, आप किसको प्रेफर करेंगे? सर, मैं गारमेंट फैक्ट्री नहीं डालना चाहता। मुझे उम्मीद ही थी। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, मजा आया पप्पू भाई, बड़ा सपना था। नहीं, सपना नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है।